अरे आपका ध्यान किधर है? ध्यान देने का सामान इधर है। फिलहाल दर्शन कर लीजिए, पूरी कहानी आगे बताऊंगा। फिर बात होगी मुसीबत घेर के आई। क्या कर्नाटक, क्या महाराष्ट्र, चारों तरफ मुसीबत की बरसात। कर्नाटक चुनाव पर एक नया और बड़ा सर्वे सामने आया है। बड़ा इसलिए क्योंकि इस चुनावी सर्वे के दौरान जनता से जो सवाल किए गए और जनता ने जिस तरीके से उनका जवाब दिया है वो काफी है कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक भाजपा और पीएम मोदी की नींद उड़ाने के लिए। बेहद आसान भाषा में पूरी सर्वे रिपोर्ट आपको बताऊंगा। और ये तो चुनाव से पहले का सर्वे है। महाराष्ट्र में तो गजबे हो गया है। वहां तो चुनाव का जो परिणाम आया है वो नींद ही नहीं बल्कि सांसें भी अटकाने वाला है। बात देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू की भी करेंगे। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जब उल्टे पड़ जाए दांव तो पीछे खींच ले पांव। वहीं बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जज ने ऐसी टिप्पणी कर दी जो वाकई एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के लिए शर्मनाक होना चाहिए। इस टिप्पणी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसका चरित्र दिखा दिया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वहीं बगल में ज्वाइन का बटन है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और कह दिया है कि अंतिम आदेश गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाया जाएगा। वैसे पूछना नहीं चाहिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि यदि फैसला हो ही चुका है तो फिर उसको सुरक्षित रखने या बाद में देने सुनाने का अर्थ क्या होता है। आपको मालूम हो तो जरा बता दीजिएगा, हमको समझ नहीं आता है। कर्नाटक चुनाव को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बड़ी तगड़ी वाली है, उसको विस्तार से सुनिएगा। मगर उससे पहले गुलाब देवी के दर्शन कर लीजिए। बगल में हरित क्रांति भी है, लेकिन गुलाब देवी की तरफ नजर ज्यादा जाती है क्योंकि एक गुलाब देवी में 4 हरियाली आती है। देश का आम आदमी लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिर 2000 की नोटियां कहां गायब हो गई। मजाकिया तौर पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2000 की नोट फाड़कर कोई उसमें नैनो चिप न ढूंढने लगे, इसीलिए गोदी मीडिया के महान लपटझंडिस और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक ने 2000 की नोटियां गायब करवा दी है। बहरहाल ये तो मजाक था, लेकिन नोटों के पीछे की जो कहानी है वो मजाक नहीं है। एक और बात, ये कहानी मजाक नहीं है, मगर ये जो घटना है वो पूरे देश और उसकी जनता के लिए मजाक है, जनता के साथ मजाक है। केंद्र की मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के उपक्रम के पूर्व सीएमडी के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई हुई है और 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं कैश। जनसत्ता के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता पर हाल ही में आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ था। सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जहां पर संपत्तियों और अन्य कीमती सामानों से संबंधित तमाम दस्तावेज प्राप्त हुए और 20 करोड़ का कैश हरी और गुलाबी नोटों के रूप में पाया गया है। लेकिन यदि आप 20 करोड़ देखकर चौंक रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। चौंकना इस बात पर नहीं है, चौंकना इस बात पर है कि इतनी बड़ी खबर कहीं कोई चर्चा नहीं है। गोदी मीडिया इस खबर को भी बिना पानी के घोंट गया। हालांकि गोदी मीडिया ना तो यूं ही कुछ छुपाता है और ना ही यूं ही कुछ दिखाता है। सत्ता की कमी दिखाने वाली खबरों को घोंटने के लिए गोदी मीडिया को सत्ता से क्या मिलता है यह बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले तक देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उसके विरोध में बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन पिछली बार जब से चीफ जस्टिस के सामने एक बार बोलना पड़ा तब से न्यायपालिका को लेकर इनकी विचारधारा बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि इन वक्तव्यों से यह नहीं कहा जा सकता कि विचारधारा में बदलाव है या फिर कुछ और है, लेकिन हाल ही में उन्होंने बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के बाद से केंद्र सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अधिकार को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, यानी कोई गड़बड़ेशन नहीं की है न्यायपालिका के खिलाफ। मुझे मालूम है इस बात को सुनकर आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को फोकट में राज्यसभा भेज दिया क्या, और बाकी जजों को रिटायरमेंट के बाद जो बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया है, गवर्नर तक बनाया गया है, क्या वो सब बिना किसी आदान प्रदान के हुआ है। बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जिस तरह की हरकतें बिल्किस के विरोधी पक्ष की तरफ से हो रही हैं, उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि इस देश में न्याय सबके लिए नहीं है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय में देरी भी अन्याय होती है। अब सुप्रीम कोर्ट में वही खेल 11 दोषियों के लोग कर रहे हैं। ज्यादा मकड़जाल में न फंसाते हुए आपको साफ साफ बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले को 2 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था, लेकिन कोई प्रभावी काम नहीं हो पाया, सुनवाई नहीं हो पाई और मामले को इस तरह से उलझा दिया गया कि सुनवाई में देरी की जा सके और फैसले में देरी हो सके। मगर देरी करवाने के पीछे का जो कारण है जरा उसको समझ लीजिए। चूंकि जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर हो रहे हैं और 19 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं छुट्टियों में भी सुनवाई कर लूंगा। इस पर बिल्किस बानो का पक्ष तो तैयार था, परंतु सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दोषियों के वकील तैयार नहीं थे। अंत में पीठ ने सुनवाई को जुलाई तक के लिए स्थगित करने और सेवा पूरी होने का पता लगाने के लिए मामले को 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का फैसला किया। मगर इसमें जस्टिस जोसेफ ने जो टिप्पणी की उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए।
लीजिए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है, यह प्रयास किया जा रहा है कि 19 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरा अंतिम कार्य दिवस 19 मई तक का ही है। यह बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि आप लोग नहीं चाहते कि इस मामले की सुनवाई ये पीठ करे, यानी कि हम लोग करें। इसके साथ ही जस्टिस जोसेफ ने यह भी कह दिया कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने साफ कह दिया था कि इस मामले को निस्तारण के लिए सुना जाएगा और आप अदालत के अधिकारी हैं, उस भूमिका को मत भूलिए। आप मुकदमा जीत सकते हैं, मुकदमा हार सकते हैं, लेकिन इस अदालत के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलिए मत। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र की एक सरकार का वकील कोर्ट में इस तरह की हरकतें करे कि जज को कहना पड़ जाए कि आपकी हरकतों के पीछे की मंशा मैं समझ रहा हूं, आप नहीं चाहते कि हम इस मामले पर सुनवाई करें और फैसला दे पाए, आप जानबूझकर मामले को टालना चाहते हैं ताकि हम रिटायर हो जाएं, कोई और आ जाए। अब इतना तो हर कोई समझ सकता है कि बिल्किस बानो के दोषियों के वकील और सरकार के वकील इस जज को छोड़कर दूसरे जज से सुनवाई क्यों चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल संदेह मत करिएगा, क्योंकि अभी अभी कानून मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने का कोई काम नहीं किया है। अब आपको उन खबरों की तरफ ले चलते हैं जिन्हें सुनकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और खासकर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे लोग बेहद चिंतित हो रहे होंगे, नींद हराम हो गई होगी। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। सरसों के दाने की तरह ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, यह है महाविकास आघाड़ी की रैली महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के गठबंधन की रैली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भाजपा के लिए महाराष्ट्र में मामला बहुत है गड़बड़ सी, और इस गड़बड़ेशन का प्रमाण भी सामने आ गया है। जी न्यूज की इस खबर को जरा ध्यान से देख लीजिए। महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी ने किया खेल, क्लीन स्वीप के साथ यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि एपीएमसी के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया है। ज्यादातर सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीत ली है। अब जब जी न्यूज ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ बताने लगे तो आप जमीनी हकीकत समझ सकते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के गढ़ सांगली में तो बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इस तरह से कई जगहों पर मामला पूरी तरह से सपाछट हो गया। कहा जाता है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगहों पर बीजेपी की चतुराई उल्टी पड़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने न सिर्फ 3-5-18 करके अपनी सरकार बनाई, बल्कि शिवसेना को तोड़ फोड़ कर चिन्ह भिन्न कर दिया। मगर इसके बावजूद, इन सब के बावजूद वहां की जनता ने उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने का संदेश दिया है और बता दिया है कि मालिक जनता होती है। हाल फिलहाल में कर्नाटक में जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, सिंबल से लेकर नाम तक छीन लिया गया, कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि उद्धव ठाकरे समाप्त हो गए। बीजेपी के लोग तो यह दावा कर रहे थे कि अब शिवसेना खत्म, उद्धव ठाकरे गुट समाप्त हो गया, उनकी राजनीति ही समाप्त हो गई। लेकिन महाविकास आघाड़ी की गठबंधन और महाराष्ट्र की जनता ने तथाकथित चाणक्य की हवा निकाल दी है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के पत्रकार कहते हैं कि यदि आज महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हो जाए, महाविकास आघाड़ी इसी तरह से बनी रही तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में से बीजेपी को 4-5 सीटें निकालने भी मुश्किल हो जाएंगी। एक के बाद एक अलग अलग चुनाव में महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को झटका देते जा रही है। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर अब तक जितने भी सर्वे आए, सभी में बीजेपी की करारी हार और कांग्रेस की अच्छी जीत दिखाई गई, जिसे एनडीटीवी ने लोकनीति और सीएसडीएस के साथ मिलकर किया। इस सर्वे को जरा ध्यान से सुन लीजिए और इसमें पूछे गए सवालों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस सर्वे में पहला सवाल मुख्यमंत्री को लेकर पूछा गया था, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में कौन बेहतर ऑप्शन होगा। इस सवाल के जवाब में पता चला कि कांग्रेस नेता सिद्धरमैया अभी भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है सीएम बनने के लिए। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता 40% और 56 साल से अधिक उम्र के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता 44% देखी गई। वहीं बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को युवाओं ने बहुत ही कम पसंद किया है। यानी बीजेपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्हें बेहद कम पसंद किया गया है। युवाओं ने मात्र 28% और बुजुर्गों ने मात्र 22% अंक दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सर्वे में कर्नाटक के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को बहुत ही कम वोट मिले हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वे 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बीएस येदियुरप्पा को पहले जलील करके भगा दिया, पार्टी से अलग कर दिया, फिर चुनाव नजदीक आने पर तारणहार बनाकर वापस लेकर आए, येदियुरप्पा को कर्नाटक की जनता ने गंभीर रूप से नकारने का काम कर दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कांग्रेस आगे दिख ही रही है, इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वहां के लोगों ने बीजेपी को झटका दे दिया है। इस सर्वे में पता चला है कि 59% लोग बीजेपी को ज्यादा भ्रष्ट मानते हैं, जबकि मात्र 35% लोग ही कांग्रेस को भ्रष्ट मान रहे हैं। यानी कि जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दा उन्हीं के लिए कर्नाटक में भारी पड़ गया है, और भारी पड़ेगा भी क्यों नहीं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा विधायक के घर से 8 करोड़ रुपया कैश मिलता है, न कोई जांच न कोई सजा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले तो मानो भाजपा विधायक का घर का रास्ते भूल गए। एक और महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी एक और मुद्दे पर लगातार बोलते हैं और वो मुद्दा है परिवारवाद का।
इस सवाल पर भी कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को तगड़ा वाला झटका दे दिया है और 59% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में ज्यादा परिवारवाद है। यानी कि पिछले 9 सालों से पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दांव उल्टा पड़ गया है। 59% लोगों ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी में ज्यादा परिवारवाद बता दिया है। अब यूं समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी खुद ही फेल हो गई है। वहीं जब विकास के मुद्दे पर लोगों से सवाल किया गया कि कर्नाटक का विकास ज्यादा कौन कर सकता है, तो 47% लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया और 37% लोगों ने भाजपा को पसंद किया। यानी यहां भी 10% का अंतर है। कांग्रेस जोरों से आगे चल रही है। कुल मिलाकर एनडीटीवी की यह रिपोर्ट बता रही है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा और खोपड़ा दोनों साफ होने जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक, विकास से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक सभी सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कर्नाटक का चुनाव 2024 के चुनाव के लिए पहला दरवाजा है। यह दरवाजा जिसके लिए भी खुलेगा, 2024 चुनाव की बोहनी उसकी अच्छी हो जाएगी। और यदि इस चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो 24 की लड़ाई आप बीजेपी के लिए हद से ज्यादा कठिन मानकर चलिए, क्योंकि आने वाले समय में 3-4 और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और यदि कर्नाटक से बीजेपी की हार की शुरुआत हो जाती है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।